नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप आरसा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको नाड़ी दोष के बारे में बताने वाला हूं कि नाड़ी दोष क्या होता है, ये नाड़ी दोष कितने प्रकार के होते हैं, ये नाड़ी कितने प्रकार की होती हैं। अगर किसी वर वधू की कुंडली में अगर नाड़ी दोष है तो उसके जीवन पर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही अगर किसी ने गलत मिलान करके अगर नाड़ी दोष वाले व्यक्ति नाड़ी दोष होने के बावजूद भी शादी कर ली है और उनके जीवन में समस्या आ रही हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका उपाय क्या है, ये सारी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहा है, जो भी मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इस टाइप के वीडियो लेके आता रहता हूँ आपके समक्ष। और जैसे ही है ना आपके पास वीडियो, जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो सबसे पहले जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि नाड़ी दोष होता क्या है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको अष्टकूट मिलान के बारे में आपको बताया था कि जब भी वर और वधू की जब कुंडली मिलाई जाती है, जब किसी लड़के लड़की की जब शादी के लिए जब कुंडली मिलाई जाती है तो हमें अष्टकूट मिलान करते हैं। अष्टकूट मिलान के दौरान टोटल 36 गुण होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि 8 कूट के हिसाब से गुण कैसे कैसे डिवाइड किए जाते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि एक है नाड़ी, नाड़ी को 8 अंक दिए गए, 8 गुण दिए गए। दोस्तों, नाड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कूट है हमारे विवाह मिलान के दौरान, इसलिए इसको देखना बहुत अनिवार्य होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि वैसे तो मिनिमम गुण 18 होने चाहिए। अगर 18 से नीचे गुण मिलते हैं किसी वर और वधू की कुंडली में तो उन लड़के और लड़की का विवाह करना सही नहीं होता, कुंडली का मिलान सही नहीं होता, पर सीधे बोल सकते हैं। परंतु अगर 18 गुण से ऊपर अगर गुण मिल रहे हैं तब भी हम कुछ पॉइंट्स और कुछ गुण देखते हैं जिनको हम कहते हैं नाड़ी। ठीक है, अब ये नाड़ी होती क्या है? दोस्तों, टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। आजकल एक अभिजीत नक्षत्र को भी नक्षत्र की कैटेगरी में ऐड कर दिया गया है। वैसे 27 नक्षत्र होते हैं। ये 27 नक्षत्र होते क्या है? चंद्रमा की जो 27 पत्नियां हैं उन सभी पत्नियों को नक्षत्र की कैटेगरी में रख दिया गया है और नक्षत्र बना दिए गए हैं। ठीक है, जब भी कोई लड़का या लड़की जन्म लेता है तो उसका कोई ना कोई नक्षत्र जरूर होता है। ठीक है, अब मान लो 27 नक्षत्र हैं, हर नक्षत्र को एक नाड़ी असाइन कर दी गई है। टोटल नाड़ियां 3 होती हैं। कौन कौन सी? आद्य, मध्य और अंत। मैं फिर से रिपीट करूंगा, नाड़ियां 3 होती हैं, आद्य, मध्य और अंत। अब नाड़ियां 3 होती है, नक्षत्र होते हैं 27। तो नक्षत्र और नाड़ी में रिलेशन कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, हम 27 नक्षत्र को 9 नक्षत्रों में डिवाइड कर देते हैं, 9 नक्षत्र का एक सेट बना देते हैं। पहले सेट में 9 नक्षत्र होंगे और उन 9 नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसको आद्य नाड़ी होगी। दूसरा सेट के जो भी नक्षत्र होंगे उनमें बच्चा जब पैदा होगा तो उसकी मध्य नाड़ी होगी। बच्चा लास्ट जो तीसरा सेट है उस सेट के अंदर के नक्षत्र में अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसकी अंत्य नाड़ी होगी। ऐसे हर एक नाड़ी को नक्षत्र से रिलेट कर दिया गया है। 9 नक्षत्र एक नाड़ी को, दूसरे 9 नक्षत्र दूसरी नाड़ी को, तीसरे 9 नक्षत्र तीसरी नाड़ी को। ठीक है, अब बच्चा जन्म लिया, उसकी नाड़ी असाइन हो गई। अब जब हम वर और वधू की कुंडली जब मिलाते हैं तो उनकी नाड़ियां चेक की जाती हैं। अगर दोनों की आद्य नाड़ी है या मध्य नाड़ी है या अंत्य नाड़ी है, कहने का मतलब यह है कि अगर दोनों की नाड़ियां सेम है तो वहां पर जो दोष आता है उसको हम कहते हैं नाड़ी दोष।
जातकों की वर वधू की नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए। दोनों की अद्य नहीं होनी चाहिए, दोनों की मध्य नहीं होनी चाहिए, दोनों की अंत्य नहीं होना चाहिए। अगर दोनों की नाड़ियां सेम हैं तो वहां पर नाड़ी दोष होता है। अष्टकूट मिलान के समय अगर सारे गुण मिल रहे हैं और सिर्फ अगर नाड़ी दोष आ रहा है, तब टोटल 36 में से हम 8 गुण कम कर देंगे तो भी 28 गुण मिलेंगे। नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए कि 28 गुण मिलना बहुत अच्छे गुण माने जाते हैं, परंतु चूंकि नाड़ी दोष आ रहा है तो ऐसी स्थिति में भी विवाह करना सही नहीं है। नाड़ी दोष के समय आपको विवाह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि नाड़ी दोष होने पर व्यक्ति या वर वधू के जीवन में किस प्रकार की समस्या आ सकती है। नारद पुराण के अनुसार अगर नाड़ी दोष होने के बावजूद भी अगर विवाह किया जाता है तो निम्न प्रकार से समस्या आ सकती है। पहली समस्या, दोनों का तलाक हो सकता है, दोनों में वियोग हो सकता है। दूसरा, दोनों में से कोई एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो सकता है जो कि इस धरती पे मृत्यु तुल्य दुख भोगता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या उत्पन्न हो सकती है वो है कि दोनों में से किसी एक जातक की मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, नाड़ी दोष का इतना बड़ा इफेक्ट होता है। नारद पुराण के अनुसार कहा जाता है कि अगर दोनों में से अगर आद्य नाड़ी का दोष आ रहा है, अगर आद्य नाड़ी का दोष है तो वर और वधू का तलाक हो सकता है। दूसरा, अगर मध्य नाड़ी का दोष है तो वर या वधू में से किसी एक को गंभीर बीमारी हो सकती है या बहुत ऐसी गंभीर समस्या हो सकती है जिसको धरती पे उसको लगे कि मृत्यु तुल्य उसको समस्या हो रही है। और तीसरा होता है अंत्य नाड़ी। अगर अंत्य नाड़ी का दोष है तो इस कंडीशन में वर या वधू में से किसी एक की मृत्यु तक हो सकती है और दूसरे जो पार्टनर है उसको अपने पति या पत्नी का वियोग में जीवन यापन करना पड़ सकता है। अतः कह सकते हैं नाड़ी दोष एक बहुत ही बड़ा दोष है। दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि नाड़ी दोष कितनी गंभीर समस्या है, ठीक है। परंतु कुछ ज्योतिष जब कुंडली मिलान करते हैं तो उसका परिहार भी निकाल देते हैं। परिहार का मतलब यह है कि दोनों में जो दोष हो रहा है उस दोष वो कट जाए, वो उसका इफेक्ट खत्म हो जाए। ऐसी क्या कंडीशन है तो कुछ ज्योतिष बताते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली चीज, अगर दोनों की राशियां सेम हैं परंतु नक्षत्र अलग है तो ऐसी कंडीशन में नाड़ी दोष समाप्त हो जाता है। ये तो रहा पहला उपाय, पहला रीजन परिहार का। दूसरा परिहार का रीजन हो सकता है कि दोनों के नक्षत्र एक हैं परंतु राशियां अलग अलग हैं तो भी नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण चीज, अगर दोनों के नक्षत्र एक हैं परंतु हर नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं लेकिन चरण अलग है तो ऐसी कंडीशन में भी हम ज्योतिष बताते हैं कि नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। अर्थात ऐसी कंडीशन में नाड़ी दोष होने के बावजूद भी शादी की जा सकती है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि नाड़ी दोष से क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं और अगर उसका अच्छे से आकलन के अंदर से विश्लेषण करें तो आप उसका परिहार भी चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके उपाय क्या क्या हैं। अगर आपकी कुंडली में नाड़ी दोष है, आपकी वाइफ के आपकी पति के दोनों के मिलान के समय अगर नाड़ी दोष उत्पन्न है और आपके जीवन में समस्या आ रही हैं तो उस समस्या से हम कैसे बचें या उस समस्या का समाधान कैसे निकालें। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है महामृत्युंजय का जाप। दोस्तों, अगर किसी कुंडली में नाड़ी दोष है तो उनको 1.25 लाख बार महामृत्युंजय का जाप मन पूर्वक करना चाहिए। इससे महामृत्युंजय का जाप करने से
आपका जो नाड़ी दोष का इफेक्ट है वो समाप्त हो जाता है। दूसरा कारण या दूसरा उपाय अगर मैं बताऊं आपको, तो आप एक नाग की प्रतिमा बना के, नाग की एक सर्पिलाकार आकृति बना, चांदी की आकृति बनाकर आपने घर में या किसी शिव मंदिर में उसको पिंडी पर पहना के उसका विधि पूर्वक अनुष्ठान करवा के मां मृत्युंजय का जाप करवाते हैं, तब ऐसी स्थिति में नाड़ी दोष का इफेक्ट समाप्त हो जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही कारगर उपाय हैं। वैसे तो कहते हैं कि नाड़ी दोष होने पर शादी नहीं करना चाहिए, परंतु अगर ये दोष आपकी कुंडली में है या आपकी कुंडली मिलान में है, तो ऐसी स्थिति में जो उपाय जरूर करने चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने नाड़ी दोष से संबंधित संपूर्ण जानकारी बड़े सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे चर्चा कर सकते हो। वो क्वेरी अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।